हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th केमिस्ट्री की यूनिट केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड पार्ट जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी एंड अर्हीनियस इक्वेशन, इस थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हमें केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को समझना है और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर होने वाले टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस करना है। केमिकल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट पर होने वाले टेम्परेचर के इफेक्ट को अर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से स्टडी किया जाता है। तो इस थर्ड पार्ट में हमने एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हीनियस इक्वेशन को अच्छे से डिस्कस करना है। साथ ही साथ अर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ रेट कांस्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कोलिजन थ्योरी। कोलिजन वर्ड का मीनिंग होता है टकराव या टक्कर, स्ट्राइक होना, टू स्ट्राइक। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी कंप्लीट होता है जब उसमें यूज होने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके प्रोडक्ट सी बना रहा है। तो कोलिजन थ्योरी हमें ये बताती है कि ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड क्यों होगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब रिएक्टेंट ए का मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बी के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तब ए और बी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। A chemical reaction take place due to effective collision of molecule। कोई भी केमिकल रिएक्शन केवल तभी हो सकती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ इफेक्टिव कोलिजन होए, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली टकराए। आल्सो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये कहता है द मॉलिक्यूल मस्ट हैव sufficient energy and proper orientation for effective collision। कोलिजन थ्योरी ने हमें ये बताया कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना जरूरी है। एक केमिकल रिएक्शन तभी प्रोसीड होगा जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। साथ ही साथ ये कोलिजन थ्योरी हमें ये भी कहती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करेगा तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होना जरूरी है और साथ ही साथ उन मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होते समय प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी जरूरी है। इस प्रॉपर ओरिएंटेशन को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि एक हाईवे है। इस हाईवे पर दो कार अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। पहली कार ए है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और दूसरी कार बी है जो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रही है। दोनों अलग अलग लेन्स में जा रही हैं। तो ये समझना बहुत आसान है कि दोनों का टकराव नहीं होगा, दोनों की आपस में टक्कर नहीं होगी, कोलिजन नहीं होगा। दोनों अपने अपने रास्ते से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों कारें एक ही लेन में, पहली कार जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और दूसरी कार जो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, अगर ये दोनों एक ही लेन में एक दूसरे के सामने आएंगी तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त टक्कर होगी, एक जबरदस्त कोलिजन होगा। इस नेचर को हम बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। कोलिजन थ्योरी हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स में सफिशिएंट एनर्जी होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना जरूरी है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है साइट ऑफ कोलिजन। अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आमने सामने आकर टकराएंगे तो वो एक इफेक्टिव कोलिजन होगा। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल, जैसे कि पहले एग्जांपल में हमने देखा कि दो कारें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी टक्कर नहीं। साथ ही साथ कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी।
अब इन दो कारों की टक्कर जब हो रही है और अगर इन दो कारों की स्पीड ज्यादा है, मान लीजिए कि इन दोनों कारों की स्पीड, पहली कार 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों कारों का जो कोलिजन होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा, बहुत ही जोरदार होगा। लेकिन अगर इन दोनों कारों की स्पीड बहुत कम हो, मान लीजिए कि पहले कार की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ये एक दूसरे के सामने अगर आकर टकराएंगी तो इनका कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। कोलिजन तो होगा लेकिन उतना जोरदार नहीं होगा। बिल्कुल इसी चीज को हमने कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए समझना है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव कोलिजन यानी कि उनका जोरदार टक्कर होना जरूरी होता है। और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो उन मॉलिक्यूल्स को टकराने के लिए उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होना चाहिए। जैसे दो कारों को टकराने के लिए उनका स्पीड भी एक अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ उन मॉलिक्यूल्स के टकराने के लिए ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, मींस साइट ऑफ कोलिजन, कि वो किस तरह से टकरा रहे हैं। अगर कोलिजन की साइट डिफरेंट है, जैसे पहले एग्जांपल में था, तो कोलिजन नहीं होगा। लेकिन अगर कोलिजन्स के साइट सेम है तो एक इफेक्टिव कोलिजन। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। The number of collision per second per unit volume of reaction mixture is called collision frequency। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन मिक्सचर है, इस रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम 1 यूनिट है। हमने 1 यूनिट रिएक्शन मिक्सचर को कंसीडर किया है और इस 1 यूनिट वॉल्यूम में दो रिएक्टेंट हैं A एंड B, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल B। ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो कोलिजन थ्योरी ने हमें ये बताया था कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स का आपस में इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में टाइम कंसीडर किया जाए 1 सेकेंड। 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जितनी बार टकराएंगे, इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ जितनी बार कोलिजन होगा, उस नंबर को हम बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? हाउ मैनी टाइम्स द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर इन 1 यूनिट वॉल्यूम एंड 1 सेकेंड टाइम, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में जितनी बार एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, उस नंबर को हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिव कोलिजन। मॉलिक्यूल्स के इफेक्टिव कोलाइड करने के लिए, मॉलिक्यूल्स की आपस में एक दूसरे से इफेक्टिव टकराव के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से फैक्टर मॉलिक्यूल्स के कोलिजन को इफेक्ट करते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है एनर्जी फैक्टर। फॉर इफेक्टिव कोलिजन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी मोर देन द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मान लीजिए दो रिएक्टेंट हैं A एंड B, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट A का मॉलिक्यूल रिएक्टेंट B के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कब करेगा? जब इन दोनों के बीच में एक इफेक्टिव कोलिजन होगा। जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक रिएक्टेंट A रिएक्टेंट B से रिएक्शन नहीं करेगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उस इफेक्टिव कोलिजन के लिए यह जरूरी है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट का एनर्जी होना चाहिए और वो एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, तभी इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। अगर इनका एनर्जी वैल्यू सफिशिएंट नहीं है तो ये दोनों आपस में कोलाइड तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा फैक्टर प्रॉपर ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है साइट ऑफ अटैक, साइट ऑफ अटैक, या हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं साइट ऑफ कोलिजन, साइट ऑफ कोलिजन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के इफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं उनके टकराने का तरीका, टकराने की साइट मैच करनी चाहिए, तभी वो दोनों कोलिजन करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है एक्स वाई और इसका रिएक्शन हो रहा है एक दूसरे रिएक्टेंट पी क्यू के साथ, और हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट बनाना है एक्स पी और प्लस वाई क्यू। तो यहां ध्यान से देखिए कि जब एक्स वाई पी क्यू के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लियर है कि एक्स के सामने पी है तो एक्स का मॉलिक्यूल पी से टकराएगा, वाई जो है वो क्यू से कोलाइड करेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, एक्स वाई का मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन क्यू पी के साथ हो रहा है, हमने क्या करा है पी क्यू का ओरिएंटेशन बदल दिया और हमें प्रोडक्ट बनाने हैं एक्स पी एंड वाई क्यू। तो सोचिए एक्स पी प्रोडक्ट कब बनेगा, एक्स पी प्रोडक्ट तब बनता जब एक्स पी के साथ कोलाइड करता, एक्स का मॉलिक्यूल पी के साथ कोलाइड करता, लेकिन इन दोनों के कोलिजन की जो डायरेक्शन है वो बदल गई है। अब एक्स के सामने कौन है, एक्स के सामने तो क्यू है, तो कोलिजन तो होगा लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इफेक्टिव कोलिजन के लिए यह जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, उनके कोलिजन का ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, तो उस केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी। इस बात को समझने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है NO2 प्लस NO2 गिव्स N2O4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके N2O4 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के पहले मॉलिक्यूल को हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। NO2 का फर्स्ट मॉलिक्यूल NO2 के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कब कर सकते हैं, जब नाइट्रोजन एटम, फर्स्ट मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन एटम और सेकंड मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के साथ प्रॉपरली ओरिएंटेड हों, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हों, ताकि उन दोनों का एक दूसरे के साथ इफेक्टिव कोलिजन हो सके। जब भी दोनों एटम्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो इनके बीच में एक इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन होने की वजह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे प्रोडक्ट बनेगा N2O4। अब इसी रिएक्शन में हम NO2 के सेकंड मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन बदल देते हैं। NO2 के सेकंड मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन में हम ऑक्सीजन एटम को फर्स्ट मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के सामने ओरिएंटेड कर देते हैं। अब दोनों मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन समझते हैं। पहले मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ कोलाइड करेगा, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन के लिए यह जरूरी है कि दोनों मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। नाइट्रोजन जब तक नाइट्रोजन के सामने नहीं होगा तब तक इफेक्टिव कोलिजन तो नहीं हो सकता। अब हमने सेकंड मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन बदल दिया, पहले मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ टकरा रहा है, जिससे कोलिजन तो होगा लेकिन वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो सकता, और इफेक्टिव कोलिजन नहीं होने की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इस केस में किसी भी तरह का इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाएगा,
क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है। सो कोलिजन थ्योरी ने हमें यह बताया था कि केमिकल रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का इफेक्टिव कोलिजन होना बहुत जरूरी होता है। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर है एनर्जी फैक्टर, कि मॉलिक्यूल्स में एक सफिशिएंट अमाउंट का एनर्जी होना चाहिए ताकि वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से अच्छे से टकराएं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें। दूसरा फैक्टर कि मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। जब तक मॉलिक्यूल्स के एटम एक दूसरे के आमने सामने अच्छे से नहीं टकराएंगे तब तक उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए यह जरूरी है कि एटम्स एक दूसरे के आमने सामने अच्छे से कोलाइड करें, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो इफेक्टिव कोलिजन को समझने के लिए हमें यह ध्यान देना है कि मॉलिक्यूल्स में दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं, एक एनर्जी फैक्टर और एक ओरिएंटेशन फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थ्रीशोल्ड एनर्जी। थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी which the colliding molecule must have so that their collision may be effective is called threshold energy। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है P एंड Q, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं प्रोडक्ट X। तो इन मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने के लिए ये जरूरी है कि इन दोनों का आपस में इफेक्टिव कोलिजन होए, और इफेक्टिव कोलिजन के लिए इनके पास मिनिमम उतना एनर्जी जरूर होना चाहिए ताकि ये एक दूसरे से अच्छे से कोलाइड कर सके। अब डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, थ्रीशोल्ड एनर्जी। थ्रीशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी which the colliding molecule must have so that the collision may be effective। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स यानी रिएक्टेंट हैं A एंड B। ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए ये जरूरी है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें। जब तक इनका कोलिजन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में एक इफेक्टिव टक्कर, एक जोरदार टक्कर नहीं होगी, तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। और उस इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए इनके पास कम से कम एक सफिशिएंट एनर्जी होना जरूरी है, एक मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी होना जरूरी है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक इफेक्टिव कोलिजन होगा। उस मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी को जो इन मॉलिक्यूल्स के पास होना जरूरी है, उस मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी को कहा जाता है थ्रीशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to the threshold energy is called activation energy। इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। लेट अस अज्यूम हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट A रिएक्टेंट B के साथ कोलाइड कर रहा है। A का मॉलिक्यूल B के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन टकराने के लिए इनके पास एक मिनिमम एनर्जी होना जरूरी है। मान लीजिए इस रिएक्शन को होने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए 500 जूल का एनर्जी होना जरूरी है। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इनके पास होना जरूरी है, तभी ये रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो इस 500 जूल के एनर्जी को हम कहेंगे थ्रीशोल्ड एनर्जी। थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी which the colliding molecule must have so that the collision may be effective। कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास कम से कम उतना एनर्जी होना चाहिए
ताकि उनका इफेक्टिव कोलिजन हो सके, रिएक्शन कंप्लीट हो सके और प्रोडक्ट बन सके। और मान लीजिए कि वो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए 500 जूल, तो इस 500 जूल के एनर्जी अमाउंट को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए तो पता चला कि इन मॉलिक्यूल के पास जितना एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी जितना है, वो अवेलेबल एनर्जी है 250 जूल। इन दोनों मॉलिक्यूल के पास जितना एनर्जी अवेलेबल है वो है 250 जूल। तो इस 250 जूल की अवेलेबिलिटी से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो हमें इन दोनों मॉलिक्यूल को इफेक्टिव कोलाइड कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मिनिमम एनर्जी होना चाहिए 500 जूल। तो हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, रिएक्शन होने के लिए 500 जूल का एनर्जी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के पास 250 जूल का एनर्जी अवेलेबल है, तो हम 250 जूल का एक्स्ट्रा एनर्जी इनको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि ये रिएक्शन पूरा हो सके। जितना एक्स्ट्रा एनर्जी हमने इनको प्रोवाइड कराया है ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिव कोलाइड कर लें। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में 250 जूल का एनर्जी था, 250 जूल का एनर्जी हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया, तो इन दोनों का एनर्जी लेवल बन गया 500 जूल। तो जितना एनर्जी हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EA। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant molecule so that the energy become equal to threshold energy। मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करवाने के लिए जितना एक्स्ट्रा अमाउंट का एनर्जी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब करने के बाद उस मिनिमम लेवल पे पहुंच जाएं ताकि रिएक्शन हो सके, उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, EA। इस बात को हम ग्राफ के हेल्प से डिस्कस कर सकते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमने वाई एक्सिस पर एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन की प्रोग्रेस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट किया है। रिएक्टेंट के अंदर मान लीजिए एनर्जी यहां पर 100 जूल है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए कम से कम 400 जूल का एनर्जी होना चाहिए। जब तक रिएक्टेंट के पास 100 जूल का एनर्जी रहेगा, तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो रिएक्टेंट को हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमने रिएक्टेंट को 300 जूल का एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया। 100 जूल का एनर्जी रिएक्टेंट के पास था, 300 जूल का एनर्जी हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया। अब टोटल एनर्जी रिएक्टेंट का हो गया 400 जूल। ये 400 जूल वो मिनिमम एनर्जी है जिसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस 400 जूल को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इस 300 जूल को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, EA। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम एक सिंपल से एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, एक कागज का टुकड़ा है, और इस कागज के टुकड़े के अंदर बहुत सारा एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर विद इन द पेपर। हम ये जानते हैं कागज का टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर, इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। जब हम इसको बर्न करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगा, C+O2 गिव्स CO2, और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज होगी। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन सोचिए, क्या ये कागज का टुकड़ा खुद अपने आप से जल पड़ेगा? नहीं जल सकता। क्यों नहीं जल सकता? इस कागज के टुकड़े के अंदर जो एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी इतना सफिशिएंट नहीं है कि प्रोडक्ट बना सके।
प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना एनर्जी होना चाहिए, मान लीजिए इस कागज के टुकड़े के अंदर 50 जूल एनर्जी स्टोर है, 50 जूल एनर्जी स्टोर है, बट प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए मिनिमम एनर्जी होना चाहिए 120 जूल। इस मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड होता है, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस कागज के टुकड़े को जलाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी एक माचिस की तीली की हेल्प से इसको प्रोवाइड करते हैं। इसका एक कॉर्नर हल्का सा इग्नाइट करेंगे, हल्का सा जलाना शुरू करेंगे, तो ये कागज अपने आप पूरा जलने लगेगा और पूरा केमिकल रिएक्शन होके हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट की फॉर्म में हमने दिया था, ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए हमने 70 जूल एनर्जी प्रोवाइड कराया, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराया, 50 जूल इस कागज के अंदर स्टोर था, 70 जूल एनर्जी हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया, तो इन दोनों को मिलाकर इस पेपर में टोटल एनर्जी हो गया 120 जूल। इस पेपर का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गया, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और बना लेंगे प्रोडक्ट। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने प्रोवाइड किया था, इसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार फिर से 1 मिनट में हम इसको समराइज कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना एनर्जी मिनिमम अवेलेबल होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी का वो अमाउंट है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि उनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए और उनका आपस में कोलिजन इफेक्टिव हो जाए और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सके। बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है? बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की स्टोर एनर्जी का डिफरेंस होता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी स्टोर विद इन द रिएक्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन हमें केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी करने में हेल्प करती है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, जिसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है इस इक्वेशन की हेल्प से, जो कि है K इक्वल्स टू A इंटू E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT, वेयर EA होता है एक्टिवेशन एनर्जी। हम एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कि ये केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। कैपिटल आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एंड अर्हीनियस इक्वेशन में यूज होने वाला कैपिटल A, इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको अर्हीनियस फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि अर्हीनियस इक्वेशन में ये कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, तो इसको हम बोलते हैं अर्हीनियस फैक्टर या अर्हीनियस कांस्टेंट। इसके अलावा इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि इस अर्हीनियस इक्वेशन K इक्वल्स टू A इंटू E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT में ये जो E होता है, इस E को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल से पहले लगा हुआ है एक कांस्टेंट, तो इसको बोल देते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। एंड T होता है टेम्परेचर।
जिस टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो टेम्परेचर। अब हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन से केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पे पड़ने वाले टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी करेंगे। हमारा इक्वेशन है K इक्वल्स टू A इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। हम इस इक्वेशन में बोथ साइड नेचुरल लॉग लेते हैं। बोथ साइड नेचुरल लॉग लेने पर हमें एक इक्वेशन मिलता है ln K इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ A इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब लॉग का प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लॉग m मल्टीप्लाई विद n इज इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सो ये इक्वेशन बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ k इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग के साथ कोई टर्म जो लिखा हुआ है उस पर कोई पावर लगी हुई है। मान लीजिए log x रेज टू पावर y, तो ये पावर ब्रेक होकर के log के आगे आ जाती है और हमें log का वैल्यू मिलता है y log x। इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ k इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ e। ऑल्सो नेचुरल लॉग ऑफ e जो होता है ये 1 के इक्वल होता है, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ k इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2। अब हम एक्सप्रेशन नंबर 2 को केमिकल रिएक्शन के दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डेराइव करेंगे। दो डिफरेंट टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर T1 और दूसरा टेम्परेचर T2। हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज किया जाए तो उसके रेट कांस्टेंट पर अफेक्ट पड़ता है। सो टेम्परेचर T1 के लिए हम रेट कांस्टेंट K1 और टेम्परेचर T2 के लिए रेट कांस्टेंट K2 लेट कर लेते हैं। अब हम एक्सप्रेशन नंबर 2 को डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 के लिए डेराइव करते हैं। तो टेम्परेचर T1 के लिए रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ K1 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस ई ए अपॉन आर T1। ये कहलाएगा एक्सप्रेशन नंबर 3। टेम्परेचर T2 के लिए हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ K2 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस ई ए अपॉन आर T2। ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन नंबर 4। अब हम एक्सप्रेशन नंबर 3 को एक्सप्रेशन नंबर 4 से माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग एक्सप्रेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें वैल्यूज मिलेंगी नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1। देखिए ध्यान से, हम 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ A से कैंसिल हो जाएगा। 4 से 3 को माइनस कर रहे हैं तो हमें मिलेगा माइनस ई ए अपॉन आर T2। 3 को माइनस किया तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ई ए अपॉन आर T1। इस एक्सप्रेशन को हम अब इस तरह लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर T1 माइनस ई ए अपॉन आर T2। क्लियर? लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू
ई ए एंड आर, इन दोनों को कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास वैल्यूज बचेंगी 1/T1 माइनस 1/T2। नेचुरल लॉग ऑफ K2/K1 विल इक्वल्स टू EA/R। एलसीएम लेने पर हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं T2 माइनस T1/T1 T2। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास नेचुरल लॉग अवेलेबल है। हम इस नेचुरल लॉग को जब हम लॉग बेस 10 पे कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 2.303 से। याद रखिए, जब भी हमें कोई नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 पर चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा 2.303 log of K2/K1 equals to EA/R T2 माइनस T1/T1 T2। या हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? इस 2.303 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पर हमारा एक्सप्रेशन अब लिखा जाएगा log ऑफ K2/K1 equals to EA/2.303R T2 माइनस T1/T1 T2। ये हमारा एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि केमिकल रिएक्शन के दो डिफरेंट टेम्परेचर पर उसके रेट कांस्टेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, जिसको हम अर्हीनियस इक्वेशन का एक मॉडिफाइड एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। इस मॉडिफाइड एक्सप्रेशन पर अर्हीनियस इक्वेशन के बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको भी हमें सॉल्व करना होगा। अब हम मूव करते हैं अर्हीनियस इक्वेशन के एक कर्व की तरफ। अर्हीनियस इक्वेशन हम जानते हैं ये होती है K इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई विद E रेज टू पावर EA/RT। और अगर हम इस अर्हीनियस इक्वेशन को log ऑफ K एंड 1/T के वर्सेस प्लॉट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन का कर्व मिलता है जिसका स्लोप होता है माइनस EA/2.303R। हमने इस टॉपिक में अब ये डिस्कस करना है कि अर्हीनियस इक्वेशन को हम कर्व पे किस तरह प्लॉट करेंगे और उसका स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे। सो अर्हीनियस इक्वेशन होती है K इक्वल्स टू A इंटू E रेज टू पावर माइनस EA/RT। और जब हम इसका नेचुरल लॉग लेते हैं बोथ साइड तो हमें वैल्यूज मिलती हैं नेचुरल लॉग ऑफ K इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस ये वैल्यू जो E की पावर में है ये ब्रेक होकर आगे आ जाएगी माइनस EA/RT और बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ E। हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ E जो है वो 1 होता है। सो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ K इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA/RT। इसके बाद हम इस नेचुरल लॉग को बेस 10 पे कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 2.303 जिससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इस नेचुरल लॉग को बेस 10 पे कन्वर्ट करेंगे और लिखेंगे 2.303 log ऑफ K इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ A माइनस EA/RT। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इस 2.303 से इस इक्वेशन में बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड डिवाइड करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है log ऑफ K इक्वल्स टू log ऑफ A माइनस EA/2.303RT। क्लियर? या हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं log ऑफ K इक्वल्स टू माइनस EA/2.303RT प्लस log ऑफ A। हमें एक कर्व प्लॉट करना है log K वर्सेस 1/T।
हम जानते हैं कि जब भी हमें कोई कर्व प्लॉट करना होता है तो उसको हमें y वर्सेस x पर प्लॉट करना होता है। y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस मींस जो क्वांटिटी हमें पहले गिवन है, log ऑफ k गिवन है, तो log ऑफ k जो होगा वो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा, और 1/t जो बाद में दी हुई है ये x एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अर्हीनियस इक्वेशन का जो लॉगरिदमिक फॉर्म है वो बन जाता है log ऑफ k इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log ऑफ a। अब इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो y का वैल्यू बन के आएगा log ऑफ k, मींस y एक्सिस पर हम log k को रिप्रेजेंट करेंगे। x एक्सिस पर हम 1 अपॉन t को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, थोड़ा सा और आसान बना देते हैं, और इसको लिखते हैं हम कुछ इस तरह माइनस EA अपॉन 2.303 R, और इसका 1/t अलग से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस log ऑफ a। अब जब हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से तो हमें क्लियर दिखाई देगा कि जो x है, x एक्सिस पर जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो है 1/t, और x एक्सिस के रिप्रेजेंटेशन के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो बन जाएगा उस इक्वेशन का, उस लाइन का स्लोप यानी कि m प्लस log a। ये हो गया इंटरसेप्ट। तो जब हम अर्हीनियस इक्वेशन का एक कर्व प्लॉट करते हैं log k वर्सेस 1/t में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जिसका स्लोप होता है माइनस EA अपॉन 2.303 R, और इसका इंटरसेप्ट होता है log ऑफ a। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है। एक छोटा सा नोट है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल व्हेन टेम्परेचर अराइजेस 10 केल्विन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। अगर उन केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर सिर्फ 10 केल्विन इंक्रीज किया जाए, मान लीजिए वो केमिकल रिएक्शन 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करके, तो ये कितना बन के आएगा 313। अगर कोई केमिकल रिएक्शन 313 केल्विन पर प्रोसीड हो रही है और इस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए, हमने 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, यानी कि केल्विन हो गया 323 केल्विन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में केवल 10 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेट कांस्टेंट K का वैल्यू डबल हो जाता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर सिर्फ 10 केल्विन इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। दूसरा पॉइंट समझना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन है A गिव्स प्रोडक्ट। मान लीजिए इस केमिकल रिएक्शन में A के 1000 मॉलिक्यूल्स हैं और ये 1000 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इन 1000 मॉलिक्यूल्स में से जितने मॉलिक्यूल्स का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या ग्रेटर हो, इन मॉलिक्यूल्स में जितना रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या ग्रेटर हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी EA। ये जो फ्रैक्शन होता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं इस एक्सपोनेंशियल की हेल्प से, E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। केमिकल रिएक्शन में मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल है,
लेकिन इन 1000 मॉलिक्यूल्स में से जिन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, वो जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले से e⁻⁻ EA/RT से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया। उसके अलावा हमने कोलिजन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको डिस्कस किया, साथ में थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को भी स्टडी किया, और किसी केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर होने वाले टेम्परेचर के इफेक्ट को अर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से समझा, जिससे हमें अर्हीनियस इक्वेशन का एक एक्सप्रेशन भी मिल गया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल नई क्लास में मिलते हैं नए न्यूमेरिकल्स के साथ।